हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे एजुकेशनल वीडियोस देखते रहते हैं और अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग रेप्लिकेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है स्पेसिफिकली वो ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर जाएगा। वैसे तो ट्रांसक्रिप्शन में बताने के लिए बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे उन पॉइंट्स पे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जो अलग अलग एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ना केवल ये, इसके अलावा हम लोग PYQs को भी डिस्कस करेंगे, जो प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर ज़्यादातर केसेस में PYQs पूछे जाते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करूंगा मैं कि किस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं इस चैप्टर को। तो हर लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी के एग्जामिनेशन में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर ठीक से पढ़िए। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं पोस्ट कर दूंगा। तो अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है और आप नोट्स सीख करते हैं तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा और वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉपिक का नाम आपको पता ही चल चुका है। तो टॉपिक का नाम है आपका ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोकैरियोट्स में अलग तरीके से होता है, यूकैरियोट्स में अलग तरीके से होता है। ऑब्वियसली यूकैरियोट्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करने वाले हैं। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड, पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन में अगर आप देखें तो सेंट्रल डॉगमा रिकैप हम ज़रा देख लेते हैं कि सेंट्रल डॉगमा में आपको ज़रूर एक बात पता होगी कि जो आपका DNA होता है उससे बनता है RNA और RNA से फिर बनता है प्रोटीन। इस बारे में तो सभी लोगों को पता है कि DNA है और DNA से बनता है RNA और RNA से बनता है प्रोटीन। आपके समझ के लिए मैंने यहाँ पे DNA लगा रखा है। DNA डबल स्ट्रैंडेड है, ये RNA है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है और उसके बगल में यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती हुई नज़र आ रही है। तो एक बात, पहला पॉइंट जो है आपके दिमाग में ये जाना चाहिए। दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन इज़ द फर्स्ट रेगुलेटेड स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो समझने की ज़रूरत ये है, आपको पता होगा कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये हो गया कि कौन से जीन से प्रोटीन बन रहे हैं और किन जीन से प्रोटीन नहीं बन रहे हैं, यानी कि कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। तो जीन एक्सप्रेशन को करवाने के लिए जो सबसे पहला रेगुलेटेड स्टेप है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में हम ये गवर्न कर सकते हैं कि कौन से जीन्स एक्सप्रेस हों और कौन से जीन्स एक्सप्रेस ना हो। ये जो रेगुलेशन बहुत लेवल्स पे किया जा सकता है। जो सबसे पहला लेवल ऑफ रेगुलेशन है वो हम ट्रांसक्रिप्शन से ही कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज़ द फर्स्ट रेगुलेटेड स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला रेगुलेटेड स्टेप ट्रांसक्रिप्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोकैरियोट्स सिंपलर बट हाईली एफिशिएंट। तो देखिए, प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो सिंपल ज़रूर है, मतलब आप बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कम है और यूकैरियोट्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन प्रोकैरियोट सिंपल ज़रूर है बट ऐसा नहीं है कि ये एफिशिएंट नहीं है। बहुत एफिशिएंसी के साथ यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो इस पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यूकैरियोट्स हैव कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड मल्टीपल RNA पॉलीमरेजेस। एक पॉइंट जो यूकैरियोट्स को थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है वो ये पॉइंट है कि यूकैरियोट्स में बहुत सारे अलग अलग RNA पॉलीमरेजेस काम करते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही RNA पॉलीमरेज है जो काम करता है और इसके अलावा यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन भी मौजूद है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं यूकैरियोट्स के अंदर और कुछ ऑर्गेनील्स ऐसे भी हैं जिनके पास खुद का अपना DNA है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स, जहाँ पे इस तरीके के कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन या ऑर्गेनील्स नहीं पाए जाते। आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप चाहें तो इसका इमेज ले सकते हैं, वरना इसका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है PDF फॉर्म में हमारे ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। एनीवेज आप इसकी इमेज ले सकते हैं चाहें तो। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं RNA पॉलीमरेजेस इन प्रोकैरियोट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि RNA पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही टाइप का होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिंगल RNA पॉलीमरेज डज ऑल ट्रांसक्रिप्शन इन द बैक्टीरिया। तो सिर्फ एक ही तरीके का RNA पॉलीमरेज है जो सभी तरीके के
ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो करता है, सभी तरीके के ट्रांसक्रिप्शन को ये करता है। अब अगर पॉलीमरेजेस के बारे में समझने की कोशिश करें, हालांकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, कॉमन टर्म है जिसको हमें कहना चाहिए कि सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होगा कि पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आरएनए की सिंथेसिस करवाने वाला। किससे? डीएनए से। तो जब डीएनए से हमारी आरएनए की सिंथेसिस हो रही है तो ये काम कौन करवा रहा है? आरएनए पॉलीमरेज करवा रहा है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है ये एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है, ये बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का होता है, बट यूकैरियोट्स के अंदर ये एक से ज़्यादा तरीके का होता है। चलिए, ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोर एंजाइम, जो आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर है वो अल्फा 2 बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। आपको ये जानकारी होगी कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो मल्टीपल अलग अलग सब यूनिट से मिलकर के बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज जो है, वो आरएनए पॉलीमरेज के जो सब यूनिट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, अल्फा 2 बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा, ये सब यूनिट्स पाए जाते हैं किसके अंदर? आरएनए पॉलीमरेज के अंदर। ये कोर एंजाइम है, यानी कि ये जो मेन एंजाइम जो है वो इन्हीं सब यूनिट से मिलकर के बनता है। तो यही एंजाइम्स जो हैं वो कैटालिटिक एक्टिविटी, या यही सब यूनिट्स जो हैं वो आरएनए पॉलीमरेज की कैटालिटिक एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं। कहने का मतलब, जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, जो कैटालिसिस है, यानी कि नए नए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का जो काम है, वो यही आपका जो कोर एंजाइम है वो यही सब यूनिट्स मिलकर के करते हैं। हालांकि कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कोर एंजाइम के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती। इसका क्या मतलब हो गया? देखिए, समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कौन से प्रमोटर पे बाइंड करेगा या किस रीजन पे बाइंड करेगा, ये कैसे डिफाइन होगा? ये स्पेसिफिसिटी दिखाता है। कोई भी आरएनए पॉलीमरेज किस जगह पे जाकर के डीएनए पे बाइंड कर रहा है ताकि वो नए आरएनए के स्ट्रैंड को बना सके, तो उसको बनाने के लिए किसी जगह पे डीएनए पे बाइंड करना पड़ेगा। वो कहाँ पे जाके बाइंड करें? अगर आप सिर्फ कोर एंजाइम की बात करें तो कोर एंजाइम को इसका कोई आइडिया नहीं है कि उसको बाइंड कहाँ करना है। तो बाइंड करवाने के लिए या किस जगह पे बाइंड करना है ये डिफाइन कराने के लिए एक और दूसरे प्रोटीन की या एक दूसरे कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोला जाता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें होलो एंजाइम की, होलो मतलब कंप्लीट, पूरा एंजाइम। होलो एंजाइम में आपका कोर एंजाइम भी आ जाएगा और सिग्मा फैक्टर भी आ जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर, अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको होलो एंजाइम बोलेंगे। और होलो एंजाइम हमें प्रमोटर की भी इंफॉर्मेशन या प्रमोटर को भी रिकॉग्नाइज करने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ है। तो सिग्मा फैक्टर क्या करवाता है? प्रमोटर से जुड़ने में मदद करवाता है। और कोर एंजाइम क्या करवाता है? कोर एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी करवाता है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे जो एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यहाँ से पोर्शन है, कोर एंजाइम कैन इलोंगेट आरएनए बट कैन नॉट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, इट रिक्वायर्स सिग्मा फैक्टर। पॉइंट याद रखिएगा, सिग्मा फैक्टर जैसे मैंने बताया कि प्रमोटर पे बाइंड करने के लिए एसेंशियल रोल प्ले करता है। कोर एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी कर सकता है, बट कहाँ पे बाइंड करना है इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा। अगली साइड के ऊपर बढ़ चलते हैं। आप इमेज ले सकते हैं रुक करके। यहाँ पे देखिए, इस इमेज के ज़रिए आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से सब यूनिट्स हैं। तो देखिए, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके आरएनए पॉलीमरेज का इन प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे अल्फ़ा सब यूनिट है, ये आप देख सकते हैं। अल्फ़ा 2 बीटा, बीटा प्राइम, मैंने आपसे कहा था अल्फ़ा के 2 सब यूनिट होते हैं, फिर एक बीटा का, फिर एक बीटा प्राइम का और फिर एक ओमेगा का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सब यूनिट अल्फ़ा के, एक ये सब यूनिट है, दूसरा ये सब यूनिट है अल्फ़ा के। एक यहाँ पे ये देख सकते हैं ये बीटा का सब यूनिट है, ये बीटा प्राइम का सब यूनिट है, और इसके बाद ये बीच में जो है वो आपका ओमेगा का सब यूनिट है, ये ओमेगा का सब यूनिट है। और यहाँ पे आपका सिग्मा है, ये आपका सिग्मा है, ये सिग्मा है। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगर हम बात करने की कोशिश करें कि आखिर अल्फ़ा का क्या रोल होता है, बीटा का क्या रोल होता है, ओमेगा का क्या रोल है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो अल्फ़ा सब यूनिट है ये किस जीन से बनता है? ये RPOA नाम के जीन से बनता है। इसका पर्पज़ क्या है देख लीजिए। रिक्वायर्ड फॉर असेंबली ऑफ द एंजाइम। अल्फ़ा का काम क्या है? असेंबली, यानी कि पूरे एंजाइम को असेंबल करने का काम करता है।
इंटरैक्ट्स विद सम रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन्वॉल्विंग इन कैटालिसिस। तो कैटालिसिस में कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, उनसे इंटरैक्ट करने का काम करता है। ये हो गया अल्फ़ा का काम, असेंबली करवाता है पूरे जितने भी सब यूनिट्स हैं उनकी। बीटा का काम देखें तो बीटा क्या करता है, इन्वॉल्व इन कैटालिसिस। तो एक्चुअल में जो कैटालिसिस हो रही है, जो RNTPs को ऐड किया जा रहा है ग्रोइंग चेन में, तो वो इन्हीं का काम है। ये कौन से जीन से बनता है, RPO-B से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इनिशिएशन करवाने में और इलोंगेशन करवाने में, चेन इनिशिएशन चेन इलोंगेशन करवाने में बीटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट आ जाइए बीटा प्राइम। बीटा प्राइम बनाने के लिए RPO-C की ज़रूरत पड़ती है और ये DNA टेम्पलेट से बाइंड करता है। ऑब्वियसली RNA पॉलीमरेज RNA का नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहा है, बट उसको कहीं ना कहीं से DNA से तो जुड़ना पड़ेगा ना, DNA को तो पकड़ना पड़ेगा, DNA को होल्ड करना पड़ेगा। तो DNA को होल्ड करने के लिए बीटा प्राइम यहाँ पे रोल प्ले करता है। नेक्स्ट सिग्मा के बारे में बात करें तो सिग्मा जो है मैंने आपको बताया था, ये RPO-D नाम के जीन के साथ गवर्न होता है, जीन से बनता है और इसका पर्पज़ यही है कि ये प्रमोटर को आइडेंटिफाई करता है। प्रमोटर को आइडेंटिफाई करने का मतलब कहाँ पे प्रमोटर है वो बताता है, ताकि कोर एंजाइम वहाँ पे जा करके बाइंड कर सके। तो ये लिखा हुआ है डायरेक्ट एंजाइम्स टू द प्रमोटर ऑफ द जीन एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट आ जाइए फाइनली ओमेगा। ओमेगा इज रिक्वायर्ड टू restore denatured RNA polymerase in vitro to its fully functional form। तो मतलब क्या हो गया, अगर डीनेचर हो जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए RNA पॉलीमरेज जो है अगर वो डीनेचर हो जाता है इन विट्रो कंडीशन में, तो उसको वापस से फुल्ली फंक्शनल फॉर्म में लाने का काम ओमेगा करता है। इसीलिए ओमेगा जो है वो बीचों बीच में यहाँ पे दिखाया गया है। तो डीनेचर्ड फॉर्म को वापस रीनेचर करवाने में ओमेगा का रोल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन ये स्लाइड है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, इसकी आप इमेज ले सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सिग्मा फैक्टर्स। तो अभी तक हम लोगों ने कोर एंजाइम के बारे में बात करी, अल्फा-2, बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा। अब बात करते हैं सिग्मा फैक्टर्स कितने तरीके के होते हैं। देखिए सिग्मा फैक्टर्स के ऊपर कई क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम में, आपके लिए कम से कम 3 के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिग्मा 70 के बारे में, 70 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है और ये हाउस कीपिंग जीन्स को के प्रमोटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय हाउस कीपिंग जीन्स? हाउस कीपिंग जीन्स का मतलब ये हो गया ऐसे जीन्स जो परमानेंटली एक्सप्रेस्ड रहते हैं सेल के अंदर। तो ऐसे जीन्स को ट्रांसक्राइब करवाने के लिए सिग्मा 70 का रोल आता है। सिग्मा 32 कई बार पूछा जा चुका है। ऐसे सिग्मा 32 का रोल होता है हीट शॉक प्रोटीन्स को ट्रांसक्राइब करवाने के लिए। और लास्ट में सिग्मा 54 की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए इसका रोल होता है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सिग्मा 70 सिग्मा 32 और सिग्मा 54। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। ओके, प्रमोटर्स इन प्रोकैरियोट्स। कौन कौन से प्रमोटर्स या कितने तरीके के प्रमोटर्स होते हैं, या प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। प्रमोटर का मतलब हो गया ऐसा DNA सीक्वेंस वेयर RNA पॉलीमरेज बाइंड्स। तो जैसे कि मैंने बताया था, RNA पॉलीमरेज को RNA की सिंथेसिस शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं बाइंड करना ज़रूरी है। तो कहाँ बाइंड करेगा, जिस जगह पे बाइंड करता है उसी को बोलते हैं प्रमोटर, ठीक है। तो प्रमोटर ऐसे DNA सीक्वेंसेस हैं जहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है। कौन कौन से रीजन्स पे? -10 रीजन को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं प्रिबनाउ बॉक्स। और इसका जो सीक्वेंस होता है वो होता है TATAAT। और दूसरा है -35 रीजन। -35 रीजन जो है वहाँ पे सीक्वेंस होता है TTGACA। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो सीक्वेंसेस दिए हुए हैं ये कंसेंसस सीक्वेंस हैं। कंसेंसस सीक्वेंस का मतलब होता है कि एवरेज सीक्वेंसेस हैं, यानी कि मोस्ट कॉमनली यही सीक्वेंसेस पाए जाते हैं प्रमोटर की साइट के ऊपर, ठीक है। तो -10 का मतलब ये हो गया कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है उससे 10 पीछे। -35 का मतलब हो गया जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है उससे -35 पीछे। अभी डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रिबनाउ बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, -35 रीजन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेंसस सीक्वेंस आर क्रिटिकल फॉर ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी। ये पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि जो प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन पे सीक्वेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो जितना ज़्यादा क्लोज होगा इन कंसेंसस सीक्वेंसेस के
वो उतना ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शनल एफिशिएंसी को प्रमोट करेगा। कहने का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए किसी साइट के ऊपर जो प्रमोटर रीजन का सीक्वेंस है वो TATAAT ना हो करके कुछ और है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन को अच्छी तरीके से प्रमोट नहीं कर रहा होगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए बहुत क्लोज है इस सीक्वेंस की ज़्यादा क्लोज है, तो ऑब्वियसली वो ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट कर रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों कंसेंसस सीक्वेंस है। देखा जाता है कि मैक्सिमम प्रमोटर्स पे यही सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। अगर इनसे बहुत डिफरेंट प्रमोटर है तो वो वीक प्रमोटर होगा, और इनके अगर बहुत क्लोज है, इनके जैसा है, तो वो स्ट्रांग प्रमोटर कहलाता है। स्ट्रांग प्रमोटर मतलब ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी ज़्यादा, वीक प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी कम, समझ लीजिए। तो ठीक है, कंसेंसस सीक्वेंसेस आर क्रिटिकल फॉर ट्रांसक्रिप्शनल एफिशिएंसी। स्ट्रांग वर्सेस वीक प्रमोटर्स, स्ट्रांग प्रमोटर्स रिजेंबल कंसेंसस मोर क्लोजली, जो मैंने अभी अभी आपको समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं हम लोग। ओके, चलिए अब देख लेते हैं अगला डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि -10 रीजन कैसा दिखता है, -35 रीजन कैसा दिखता है। तो ये जो साइट है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, +1 साइट इसको बोल रहे हैं। इससे अगर आप 10 पीछे आ जाते हैं, 10 सीक्वेंसेस या 10 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे आ जाते हैं, तो TATAAT ये रीजन पिबनाउ बॉक्स -10 रीजन है, और ये हो गया -35 रीजन। ठीक है, तो प्रमोटर साइट यही है, ये पूरी की पूरी प्रमोटर साइट है, ब्लू कलर से दिखाई जा रही है, प्रमोटर साइट है। और प्रमोटर साइट पे ही आकर के बैठा हुआ है RNA पॉलीमरेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये RNA पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पे आकर के बैठा हुआ है। तो प्रमोटर साइट -10 -35 और आ गया आपका RNA पॉलीमरेज। ये हो गई आपकी क्लैरिटी के साथ पूरा प्रमोटर के बारे में डिस्कशन। अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन की 3 स्टेजेस होती हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं इनिशिएशन की। RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम बाइंड्स टू प्रमोटर, एंड प्रमोटर इनिशियली जो होता है वो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स जैसा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियली जो प्रमोटर है वो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स जैसा होता है, एकदम क्लोज्ड रहता है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं, DNA डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, तो दोनों स्ट्रैंड्स DNA के आपस में जुड़े हुए रहते हैं विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब प्रमोटर रीजन पे आकर के RNA पॉलीमरेज बैठता है, तो जब प्रमोटर रीजन पे आके RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है, RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे सिग्मा फैक्टर भी है प्लस आपका को एंजाइम भी है। जब ये दोनों आकर के बैठते हैं तो क्या होता है, इनिशियली प्रमोटर क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स रहता है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड DNA इस तरीके का रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ऐसे है। फिर क्या होता है, जब RNA पॉलीमरेज आकर के बाइंड कर जाता है तो यही डबल स्टैंडर्ड DNA अब कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये क्या था, ये क्लोज था, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, और ये क्या हो गया, ये ओपन कॉम्प्लेक्स हो गया, ये ओपन कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल अनवाइंडिंग हो गई, यानी कि यहाँ पे जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहाँ पे अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बचा। ठीक है, ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स एडेड। अब क्या होगा, पहले कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाएगा, अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगा। और ऐड कौन कर रहा है, RNA पॉलीमरेज ऐड कर रहा है, क्योंकि उसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स एडेड। उसके बाद आफ्टर इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट्स। जब इनिशिएशन हो जाता है तो सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हो जाता है। क्यों, सिग्मा फैक्टर का कोई रोल बचा नहीं। क्यों नहीं बचा, क्योंकि सिग्मा फैक्टर का काम ही यही था कि वो प्रमोटर को आइडेंटिफाई करे। अब जब पहले सिंथेसिस कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की शुरू हो गई तो प्रमोटर को आइडेंटिफाई करने की कोई ज़रूरत रही नहीं, तो इसी वजह से सिग्मा फैक्टर तो अब यहाँ से निकल जाता है। कोर एंजाइम कंटिन्यू करता रहता है और इलॉन्गेशन की फेज़ की तरफ बढ़ जाता है। तो ये कहानी हुई हमारे इनिशिएशन की। जल्दी से इसका एक डायग्राम देखते हैं हम लोग। तो RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग टू प्रमोटर, यहाँ पे देखिए ये हमारा DNA है, और DNA अभी किस तरीके से है, ये आपका क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन में है, क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन में। तो आप देख सकते हैं कोर एंजाइम पूरा, और यहाँ पे सिग्मा फैक्टर -35 -10 रीजन प्रमोटर रीजन पे आकर के बाइंड किया है। और दूसरे यहाँ पे इनिशिएशन दिखाया जा रहा है। इनिशिएशन की प्रोसेस में क्या हुआ, ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स जो अभी तक था ये ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया है, ओपन। और ये क्या था जी, ये आपका क्लोज्ड था। ठीक है, इतनी चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए फ्यू न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होने लगे हैं। तो ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये RNA का स्ट्रैंड है। तो थोड़े कुछ RNA के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ से बनने लगे हैं, कुछ RNA के
न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड होने लगे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिग्मा फैक्टर जो है उसका टाटा बाय बाय हो गया है, वो यहाँ से निकल चुका है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं, उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं अगली स्टेज की तरफ, और अगला स्टेज है आपका इलोंगेशन का। इलोंगेशन में कोर एंजाइम जो है वो अपना काम करता चला जाता है। नया आरएनए जो बन रहा होगा उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। यानी कि अगर हम देखने की कोशिश करें तो अगर ये मेरा डीएनए का स्ट्रैंड है, इस तरीके का डीएनए का स्ट्रैंड है, तो यहाँ से जो आरएनए बन के निकल रहा होगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा होगा। यानी कि ये जो स्ट्रैंड यहाँ पे आरएनए का है ये 5 प्राइम है, और यहाँ पे जो आरएनए का स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम है। यहाँ पे जो आरएनए का एंड है वो 3 प्राइम एंड है, और ये क्या एंड है, 5 प्राइम एंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो कोर एंजाइम सिंथेसाइज आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। डीएनए टेम्पलेट रीड्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब अगर मान लीजिए कि ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा होगा, डीएनए को रीड कर रहा होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और आरएनए की सिंथेसिस कर रहा होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये नीचे वाले स्ट्रैंड से अगर ये बना रहा होगा, तो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है मान लीजिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इस डीएनए स्ट्रैंड को ये स्टडी कर रहा है आरएनए, और इस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर अपना आरएनए बनाता हुआ चला जा रहा है। ये आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम को रीड कर रहा है डीएनए स्ट्रैंड को, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए बनाता चला जा रहा है। ये कहने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट, नो प्राइमर रिक्वायर्ड अनलाइक डीएनए पॉलीमरेज। भाई डीएनए पॉलीमरेज, अगर आप रेप्लिकेशन वाला टॉपिक मेरा देखेंगे तो आपको याद होगा कि रेप्लिकेशन में मैंने ये बात कही थी, आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत, डीएनए पॉलीमरेज को एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, तो इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज को किसी भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये आरएनए बना ही रहा है। तो नो प्राइमर इज़ रिक्वायर्ड ओवर हियर, कोई प्राइमर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। नेक्स्ट, आरएनए डीएनए हाइब्रिड फॉर्म्स टेम्परेरीली। अगर आप यहाँ पे अभी डायग्राम देखेंगे तो ये जो आरएनए बन रहा है और ये जो डीएनए है, इनके बीच में थोड़े समय तक के लिए हाइब्रिडाइजेशन रहता है, थोड़े समय तक के लिए ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड फॉर्म्स टेम्परेरीली। नेक्स्ट, प्रूफ रीडिंग। आरएनए पॉलीमरेज कैन पॉज एंड बैक ट्रैक न्यूक्लियस एक्टिविटी नॉट एज एफिशिएंट एज डीएनए पॉलीमरेज। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है। मतलब अगर मान लीजिए उसने कोई न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड कर दिया है, तो वापस मोड़ करके उस जगह पे सही न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने की एफिशिएंसी रखता है। सेम एफिशिएंसी आरएनए पॉलीमरेज के पास भी होती है, बट प्रॉब्लम यह है आरएनए पॉलीमरेज के पास उतनी बेहतर एफिशिएंसी नहीं है जितनी अच्छी एफिशिएंसी डीएनए पॉलीमरेज के पास थी। ठीक है, तो ये हमने देखा इलोंगेशन के बारे में। जल्दी से देखते हैं अब टर्मिनेशन के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। हाँ, टर्मिनेशन में डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोटीन फैक्टर। टर्मिनेशन में दो तरीके के टर्मिनेशन हो सकते हैं, याद रखिएगा, दो तरीके के टर्मिनेशन हो सकते हैं। पहला है टर्मिनेशन रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, और दूसरा है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो बहुत इजी है, देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन की। रो इंडिपेंडेंट से ही नाम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसी भी प्रोटीन की ज़रूरत या किसी भी प्रोटीन फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पे एक प्रोटीन है रो फैक्टर, रो प्रोटीन, जो कि टर्मिनेशन करवा सकता है। अगर रो प्रोटीन पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, और अगर रो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा तो उसको बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो यहाँ पे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो रो इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं। इट रिलाइज ओनली ऑन सीक्वेंसेज इन द डीएनए से आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है। तो यहाँ पे जो टर्मिनेशन हो रहा है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन जिसको आप कहते हैं, उसमें केवल और केवल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो बनी हुई है उसी के ऊपर ये डिपेंडेंट है। अभी कैसे डिपेंडेंट है वो सिखा दूंगा आपको। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेशन इसी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। मैकेनिज्म क्या है इसको समझ लेते हैं। पहला, डीएनए कंटेन्स इन्वर्टेड रिपीट्स। तो जब टर्मिनेशन होने वाला होता है तो उस एरिया में डीएनए के ऊपर रिपीट पाए जाते हैं और इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं। अभी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा। जब इन इन्वर्टेड रिपीट्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए जीसी रिच हेयरपिन स्टेम लूप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अभी दिखाऊंगा कि क्या होता है, अभी सिखा दूंगा। तो एग्जाम्पल जैसे है जी सी सी, जी सी सी, ए ए ए ए, जी जी सी जी, इस तरीके का।
forms stable stem loop in RNA. Downstream of hairpin there is a stretch of U residues. अब इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। पहले इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये जो बोला जा रहा है कि जब जैसे मैंने कहा कि जब टर्मिनेशन होने वाला होता है तो उस जगह पे डीएनए में इन्वर्टेड रिपीट्स देखे जाते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो डीएनए के इन्वर्टेड रिपीट्स की वजह से इस तरीके का कुछ आरएनए बन जाता है और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं हेयरपिन स्टेम लूप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जीसी की पेयरिंग हो गई है और ऊपर ये इस तरीके का एक लूप जैसा नज़र आता है और इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे यूरेसिल मौजूद होते हैं। ये आरएनए में दिख रहा है, तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री आप करोगे तो जो डीएनए में दिख रहा होगा बहुत सारे यहाँ पे ए दिख रहे होंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, इसको अगर हम गौर करने की कोशिश करें तो आपको मुझे नहीं पता कि कितना साफ नज़र आ रहा है। तो अगर हम ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है आप देख रहे हैं और ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है इस ऊपर वाले स्ट्रैंड की कॉपी हो रही है यहाँ पे आरएनए की। देखिए आरएनए बन रहा है। अब ये ऊपर वाला जो ये डीएनए स्ट्रैंड है ये कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे बहुत बार जीसी इस तरीके की रिपीट पाए जाते हैं, इन्वर्टेड रिपीट, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है और उसके बाद फाइनली लास्ट में बहुत सारे एडेनिन पाए जाते हैं जिनकी वजह से आरएनए पे यूरेसिल अटैच होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इस तरीके का एक फाइनली हेयर पिन स्टेम लूप बन करके निकलता है बाहर, ठीक है। तो ये आरएनए है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज स्टॉल्स एट द हेयर पिन बिकॉज द स्ट्रक्चर पुल्स द आरएनए आउट। अब आप देख रहे हो ये जो हेयर पिन स्टेम लूप जो बना हुआ है इसका ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन चुका है पेयरिंग वगैरह होने की वजह से कि ये आरएनए को बाहर खींचता है। वो जो आरएनए की सिंथेसिस हो रही है उसको टर्मिनेट कराने की कोशिश करता है, इसको बाहर खींच रहा होता है और बाहर खींचने के साथ साथ उस समय जो आरएनए होता है आरएनए पॉलीमरेज रुक जाता है इसकी वजह से। और तो और आगे जो मैंने बताया कि बहुत सारे यूरेसिल पाए जाते हैं, मल्टीपल यू, ठीक है। तो ऐसे जो ये यूरेसिल है, यूरेसिल किसके साथ कनेक्टेड होंगे? एडेनिन के साथ कनेक्टेड होंगे। तो एडेनिन होगा डीएनए के ऊपर, यूरेसिल होगा आपके इस आरएनए के ऊपर। तो यूरेसिल और एडेनिन के बीच में जो पेयरिंग है वो डबल बॉन्ड, आपको पता है एडेनिन थाइमिन या यूरेसिल और एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड की पेयरिंग है। जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की पेयरिंग होती है। तो एक तो हो रहा है कि आरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना है वो पुल कर रहा है, वो स्ट्रैंड वो उस जो पॉलीमराइजेशन हो रहा था उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ ए और यू की बाइंडिंग जो है वो वीक है। तो कुल मिलाकर के इसका इफेक्ट क्या होता है? द आरएनए डीएनए हाइब्रिड इन द ट्रांसक्रिप्शन बबल इज नाउ यूरेसिल एंड एडेनिन बेस पेयर्स। दीज आर द वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स, केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और वीक हाइड्रोजन बॉन्ड और आरएनए पॉलीमरेज जो पॉज किया है इसकी वजह से क्या होता है? आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फॉल आउट हो जाता है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकल जाता है। तो 2 रीजंस ध्यान रखिएगा, एक तो यूरेसिल और एडेनिन की पेयरिंग जो है आरएनए और डीएनए की, और उसके अलावा जो स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, सेकेंडरी जो हेयर पिन स्टेम लूप फॉर्म हुआ है उसकी वजह से आरएनए जो है वो टर्मिनेट कर जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये पहला तरीका हो गया टर्मिनेशन का, जिसको हम लोग रो इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। डायग्राम से भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। अब रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं रो प्रोटीन। क्या बोलेंगे? रो प्रोटीन बोलेंगे। तो रो प्रोटीन एक हेक्सामेरिक एटीपी डिपेंडेंट आरएनए हेलिकेज होता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान रखिएगा। हेक्सामेरिक है यानी कि 6 सब यूनिट्स हैं, एटीपी डिपेंडेंट आरएनए हेलिकेज होता है, ठीक है। एटीपी डिपेंडेंट आरएनए हेलिकेज, इसका मतलब क्या हो गया? विदाउट एटीपी ये काम नहीं करेगा। और हेलिकेज है, इसका मतलब क्या हो गया? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। किसके किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स? आरएनए और डीएनए के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अलग कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है। रो बाइंड्स टू रट साइट, एक साइट होती है आरएनए के ऊपर। भाई आपको पता है कि आरएनए जो है वो बाहर निकलता हुआ चला आ रहा है। आरएनए का ये 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड जो है वो वहीं डीएनए वो एक्सटेंड होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो 5 प्राइम एंड के आसपास एक साइट होती है जिसको बोलते हैं हम लोग रट साइट, ठीक है। रट साइट का अगर फुल फॉर्म देखें तो रो यूटिलाइजेशन साइट इसको बोलते हैं। किस पे पाई जाती है? आरएनए के ऊपर पाई जाती है। रट साइट के अगर फीचर्स को देखें तो ये सी रिच होती हैं और जी पुअर सीक्वेंस है, यानी कि यहाँ पे साइटोसिन बहुत ज़्यादा है बट ग्वेनिन नहीं पाया जाता।
नो स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी नहीं होता रेड साइड के ऊपर। अगली बात, रो मूव्स अलोंग आरएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन यूजिंग एटीपी हाइड्रोलाइसिस। जल्दी से अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। यहाँ से देखिए आरएनए निकल करके बाहर आ रहा है। यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड के आसपास एक साइट होती है जिस साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रट साइट। रट साइट, सपोज करिए कि यहाँ पे कहीं रट साइट है। अब ये जो हमारा रो प्रोटीन है, हेक्सामेरिक रो प्रोटीन है, एटीपी डिपेंडेंट हेलिकेज है, ये आता है और रट साइट के ऊपर बाइंड कर देता है, एटीपी को यूज़ करता है और इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कहीं पहुँचेगा। एक ऐसा समय आएगा जब ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। जहाँ पे टर्मिनेशन सिग्नल्स वगैरह थोड़े बहुत आते हैं तो ये आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा सा स्लो हो जाता है और ये रो प्रोटीन जो है उसको ऊपर जाके कैच कर लेता है। जैसे ही कैच करेगा तुरंत ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको कट कर देगा, हेलिकेज की तरीके से काम कर ही सकता है और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। तो ये कहानी है आपके जो हमने टर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। कुछ पॉइंट्स रह गए थे, इसको देख लीजिए। तो आरएनए पॉलीमरेज पॉजेज एट सर्टेन टर्मिनेशन सिग्नल। मैंने आपको बताया था आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा सा धीमा हो जाता है टर्मिनेशन सिग्नल्स होने की वजह से। और ये टर्मिनेशन सिग्नल्स कैसे होंगे, ऑफन जीसी रिच रीजन्स। तो जहाँ पे जीसी रिच रीजन्स आते हैं वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा सा धीमा हो जाएगा और रो कैच कर लेगा आरएनए पॉलीमरेज को। यहाँ पे पॉज साइट के ऊपर जा करके, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज धीमा हुआ था वहाँ जाके इसको कैच कर लेगा और रो हेलिकेज अनवाइंड कर देगा आरएनए डीएनए हाइब्रिड को, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन रिलीज हो जाएगा और टर्मिनेशन एंड हो जाएगा। ये पूरी की पूरी कहानी थी आपकी रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन की। उम्मीद है कि ये समझ में आ गई होगी। तो ये डायग्राम था, डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दिया था। अब जल्दी से कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फीचर रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। तो ये रो इंडिपेंडेंट है और ये रो डिपेंडेंट है। रो इंडिपेंडेंट को इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। यहाँ पे हेयर पिन और यू टेल भी देखने को मिलती है जिसकी वजह से टर्मिनेशन होता है और यहाँ पे रो प्रोटीन देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑब्वियसली, क्योंकि ये रो इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे रो प्रोटीन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस की ज़रूरत पड़ती है। आरएनए का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे जीसी रिच स्टेम लूप है और उसके बाद पॉली यू टेल भी देखी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे यूरेसिल देखे जाते हैं आरएनए के ऊपर। यहाँ पे रट साइट होता है जो सी रिच होता है। मैकेनिज्म, हेयर पिन डीस्टेबलाइजेज आरएनए डीएनए। तो जो हेयर पिन स्ट्रक्चर बन रहा था वो आरएनए डीएनए हाइब्रिड को डीस्टेबलाइज करता है और उसके बाद रो यहाँ पे क्या होता है, रो कैच कर लेता है और अनवाइंडिंग करता है। ये रो डिपेंडेंट की कहानी। एग्जाम्पल जीन्स, ज़्यादातर जो टर्मिनेशन होता है हाउस कीपिंग जीन्स में तो वो रो इंडिपेंडेंट होता है और कुछ स्पेसिफिक ओप्रॉन्स में रो डिपेंडेंट टाइप का टर्मिनेशन देखने को मिलता है। बाकी ये मैं अगेन बता चुका हूँ। ये एग्जाम ट्रैप है बेसिकली, डिपेंड्स ऑन यूरेसिल एडेनिन बेस पेयर्स और यहाँ पे डिपेंड अपॉन रट साइट प्लस एटीपी। अब आ जाइए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन के बेसिस पे की फीचर यहाँ पे इनिशिएशन का सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रिकॉग्निशन है। यहाँ पे सिग्मा 70, सिग्मा 32, सिग्मा 54 रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया एग्जाम में। इलोंगेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए की सिंथेसिस है और आरएनए पॉलीमरेज को किसी भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पॉइंट याद रखिएगा। और टर्मिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, रो इंडिपेंडेंट और वगैरह। और यहाँ पे रट साइट और यू टेल के बारे में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे नो प्राइमर और सिग्मा 70, सिग्मा 32, सिग्मा 54 रोल्स में। अब आ जाइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीवियस ईयर। सबसे पहले देखिए CSIR नेट 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट्स। रो डिपेंडेंट में कौन सी चीज़ इसमें सही है, ट्रू कौन सा है। इट रिक्वायर्स हेयर पिन लूप फॉलोड बाय अ पॉली यू स्ट्रेच। रो बाइंड्स टू डीएनए। यहाँ पे देखिए रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन बोल रहा है, तो रो डिपेंडेंट में हेयर पिन लूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। रो बाइंड्स टू डीएनए डायरेक्टली एट द टर्मिनेशन साइट। तो ये एट द टर्मिनेशन साइट तो ऐसा कुछ नहीं है। रो इज़ एन ATP डिपेंडेंट RNA हेलिकेज दैट बाइंड्स रट साइट एंड रिलीजेज RNA। ये बिल्कुल सही है, तो जो इसमें C ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, आप भी रुक करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला CSIR नेट 2019 में आया वो क्वेश्चन है। अ म्यूटेशन चेंजेस द -10 रीजन ऑफ अ बैक्टीरियल प्रमोटर फ्रॉम TATAAT टू TACGAT, व्हाट विल हैपन।
अब देखिए यहाँ पे ये इसको चेंज कर दिया है, -10 रीजन पे जो TAT थी उसको चेंज करके TACGAT कर दिया। तो ऑब्वियसली प्रमोटर को चेंज करने पे क्या हो जाता है, क्योंकि आपने प्रमोटर जो कंसेंसस सीक्वेंस थे आप उससे दूर गए तो ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जितना आप क्लोज इसके जाओगे ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा, जितना इससे दूर जाओगे ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी उतनी कम। नेक्स्ट 2018 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज इज करेक्ट? द कोर एंजाइम अलोन इज सफिशिएंट फॉर इनिशिएशन, नहीं। द सिग्मा फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रमोटर रिकॉग्निशन, ये बात सही है, सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत हमें प्रमोटर के रिकॉग्निशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, गेट BT 2020 इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन रो फैक्टर इज। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में रो फैक्टर का क्या रोल है? DNA बाइंडिंग प्रोटीन है या ATP डिपेंडेंट RNA हेलिकेज है? यही है, ATP डिपेंडेंट RNA हेलिकेज, यानी कि RNA और DNA के जो हाइब्रिडाइजेशन था उसको तोड़ देगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ICMR JRF 2021। द फंक्शन ऑफ सिग्मा फैक्टर इन बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज इज प्रूफ रीडिंग ड्यूरिंग इलॉन्गेशन, नहीं। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, नहीं। स्पेसिफिक बाइंडिंग टू प्रमोटर सीक्वेंस, यही ऑप्शन है। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ हम लोग एंड पे आते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, वैसे करने के लिए तो ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ढेर सारी बातें हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को मैंने आज की इस लेक्चर में कवर किया। अब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन कौन से लेक्चर्स को स्टडी करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।